हाँ जी, गुड मॉर्निंग। थोड़ा उजाला बढ़ा लें। अब तो मैं आ गया हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज का कार्यक्रम स्टार्ट करें। नमस्कार नमस्कार। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तो आज के कार्य देखो, अभी हम लोग ईएमआई वाला जो चैप्टर कर रहे हैं उसमें ऑलमोस्ट लास्ट पॉइंट पर बैठे हुए हैं, जिसमें हम लोग सेल्फ इंडक्टेंस पढ़ चुके हैं। अब हम लोग म्यूचुअल इंडक्टेंस आज करेंगे। थोड़ा स्पीड ठीक ठाक रहेगी क्योंकि मामला बहुत सिंपल है। जो नोटिफिकेशन आपकी तरफ जा रहे थे वो ऑब्वियसली झूठे थे, क्योंकि एक तो एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल होता है कि क्या हुआ, कहाँ है, किस मीटिंग में है, क्यों है, क्या कर रहे हैं, किसके साथ मिल रहे हैं। ये सब बातें जो है समझाना बड़ा मुश्किल है। सबसे आसान तरीका है कि ये कह दो कि तबीयत खराब है। फिर तबीयत खराब में कोई ज़्यादा सवाल नहीं करता। इसलिए मैंने आपको वैसे तो बोला था कि मैं मीटिंग के लिए जा रहा हूँ, आपको आइडिया था। फिर भी इतने लोग अजीब से मैसेज और परेशान हो जाते हैं कि अरे सर कहाँ गए, सर कहाँ गए, सर की तबीयत कैसी है। कोई तबीयत गड़बड़ नहीं थी। बट क्या है कि ये एक नोटिफिकेशन भेजने के लिए ऐसे भेज देते हैं तो आप उसमें कंफ्यूज मत होइए कि नोटिफिकेशन कह रहा है केटी सर की तबीयत खराब है और केटी सर वहाँ पार्टी करते हुए दिख रहे हैं, फैजल सर के साथ डांस कर रहे हैं। वो कमाल है यार। ऐसा नहीं है। ये है कि फैजल सर के साथ सबके साथ मुलाकात थी, मीटिंग थी। तो पहले राइट, देयर इज नो प्रॉब्लम विद माय तबीयत, आई एम वेरी गुड एंड डोंट वरी। जब थी तब थी, अब तो ठीक है भाई। अब हमारा को तो कोरोना होके कोरोना हो चुका है। हाँ, चलिए। यहाँ पे लेक्चर 5 है भैया। 5, लेक्चर नंबर 5। आज का कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं। नमस्कार। संडे के टेस्ट में आई थिंक मैंने आपको बता दिया था, ये जो हम पढ़ रहे हैं इसमें 12th का ऑलमोस्ट सारा मैंने दिया। इलेक्ट्रोस्टैटिक, कैपेसिटेंस, करंट, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म, ईएमआई, ये सारे चैप्टर हैं। फिर से सुन लो। इस बार के टेस्ट में करंट, इलेक्ट्रिसिटी, कैपेसिटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिज्म, ईएमआई, सारे चैप्टर्स दिए हैं, क्योंकि बच्चों की डिमांड थी कि सर एक दो चैप्टर का टेस्ट मत लीजिए, ज्यादा चैप्टर का लीजिए। तो मैंने 12th के सारे चैप्टर कर दिए। नेक्स्ट टेस्ट में 11th के कुछ 4-5 चैप्टर डाल दूंगा, उसके बाद फिर 11th के बचे हुए 4-5 चैप्टर डाल दूंगा। ऐसे 4-5 चैप्टर मिला के, मतलब 7-8 चैप्टर मिला के करेंगे टेस्ट। सरस्वती पूजा की छुट्टी नहीं है कल। कल सरस्वती पूजा, सुबह जल्दी उठ के कर लेंगे। 5 बजे से पूजा पाठ करेंगे, अच्छा लगेगा अगर जो लोग भी करते हैं। अभी हम लोग ने लास्ट क्लास में कुछ बातें कर रहे थे कि एक इंडक्टर है, कोई भी एक कॉइल इंडक्टर हो सकता है। तो कुछ इंडक्टर के वैल्यूज हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कुछ के कर। इसका लेंथ एल नहीं है, इसका इंडक्टेंस एल है। अब इंडक्टेंस का मीनिंग क्या है इसको भी मैंने लास्ट टाइम बताया था, इसका मतलब फिर से समझना। अगर किसी कॉइल में करंट भेजते हैं तो उस करंट की वजह से कॉइल में एक फ्लक्स बन जाता है, और वो फ्लक्स करंट के प्रोपोर्शनल होता है। यहां पे एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट फ्लक्स इक्वल टू एल आई करके लिखने से एल का जो नाम है वो सेल्फ इंडक्टेंस हो जाता है। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि जब भी किसी कॉइल में आप करंट भेजेंगे तो इस करंट की वजह से इसमें एक फ्लक्स बनेगा, और फ्लक्स का वैल्यू एल आई हो जाएगा। एक इंफॉर्मेशन तो ये है, ये तुम नॉर्मल इंफॉर्मेशन है, इससे डेफिनेशन बनी है। लेकिन अगर इस करंट को चेंज करेंगे, ये जो करंट है चेंजेस विद टाइम अगर होगा, तो ये कॉइल जो है एक बैटरी की तरह काम करेगा, और ये बैटरी उसी चेंज को अपोज करेगा। यानी करंट हम ऐसे भेज रहे हैं, मान लो मैंने करंट को इंक्रीज कर दिया, तो ये कॉइल एक ऐसा बैटरी बन जाएगा जिसके अंदर एक इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगा, और उस इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स या माइनस एल डी आई बाई डी टी है। माइनस केवल लेंज लॉ के हिसाब से ऑपोजिट डायरेक्शन को जस्टिफाई करने के लिए बनाया गया है।
माइनस की चिंता नहीं करनी है। हाँ, जहां पे डेफिनेशन में अगर सवाल में माइनस प्लस दोनों ऑप्शन है तो माइनस वाला ही सवाल का आंसर लेना है। ठीक है, तो अभी यहां पे आपको ये याद रखना है कि सेल्फ इंडक्टर होता क्या है। सेल्फ इंडक्टर मतलब कि अपने ही करंट में चेंज होने से ये कॉइल खुद ही अपने करंट के चेंज को अपोज करता है। सेल्फ इंडक्शन, अपने ही अंदर जो करंट आ रहा है अगर उसमें चेंज होगा तो खुद ही उस चेंज को लेकर नाराज हो जाएगा, अपने करंट के अगेंस्ट ही ये एक्ट करने। सेल्फ इंड्यूस्ड, सेल्फ इंड्यूस्ड है, अपने आप को ही इंड्यूस कर रहा है, अपने करंट को सूंघ के अपने करंट के चेंज के अपोज में ये खुद ही एक बैटरी बन जाएगा। इसको बोल रहे हैं सेल्फ इंडक्शन। इंड्यूस्ड ईएमएफ सेल्फ इंड्यूस्ड है, इसको किसी और ने फ्लक्स नहीं दिया, किसी और ने अपने करंट में चेंज नहीं किया, इसी कॉइल के करंट में चेंज हुआ और यही कॉइल अपने चेंज इन करंट को ही अपोज करेगा। सेल्फ इंड्यूस्ड, ठीक है ना, इसको किसी दूसरे की हेल्प नहीं चाहिए, खुद ही नाराज है, खुद ही, समझ गए ना, अपनी थप्पड़ मार लिया, अपने ही रो रहा है, कह रहा है मेरे को थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। अरे भाई, सेल्फ इंड्यूस्ड। यहां पे एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला हाफ एल आई स्क्वायर है और ये इंस्टेंटेनियस एनर्जी है, यानी कि जिस समय करंट आई होगा उस समय का एनर्जी स्टोर्ड इज हाफ एल आई स्क्वायर। करंट इन द इंडक्टर, अगर करंट का वैल्यू किसी इंडक्टर में 2 है तो हाफ एल, समझ गए, अलग अलग पॉइंट पर वैल्यू अलग अलग हो सकती है, ये कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है। जिस समय जो करंट होगा उसके हिसाब से उस मोमेंट की एनर्जी का आंसर हाफ एल आई स्क्वायर है। अभी फिर एक मैसेज आ रहा, कह रहा है सर प्लीज बताइए सिलेबस ऑफ टेस्ट। अभी तो हमने थोड़ी देर पहले बोला कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कैपेसिटर, मैं फिर से आपको बोल देता हूं, इतने लल्लू लोग हैं कि पता नहीं क्या सुन रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अभी फिर पूछेंगे 5 मिनट बाद। कैपेसिटर, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, ईएमआई। सर ये तो जितना आपने 12th के कराया सारा ही चैप्टर दे दिया। हाँ जी, तो सर 11th के चैप्टर का क्या होगा? अबे दे देंगे ना अगले टेस्ट में, पागल हो क्या, नेक्स्ट टेस्ट में दे देंगे। ये सब कर लीजिए। करंट इन द इंडक्टर, दिस एनर्जी इज स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी। देखो, एनर्जी डेंसिटी इन मैग्नेटिक फील्ड, इन मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला भी इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह ही है और फॉर्मूला है 1/2 स्क्वायर बाय म्यू नॉट। एक बार हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर दिया था, ये एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड की थी, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये फॉर्मूला सिमिलर है, सिमिलर फॉर्मूला, बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट। टोटल एनर्जी stored in volume dV is du is equal to half b square by mu naught। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल एनर्जी स्टोर आ जाएगी किसी बड़े वॉल्यूम में। मतलब छोटे वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो, ऐसा सवाल आया हुआ है अभी आपको डीपीपी में भी ऐसा सवाल मैंने दिया है। बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड है बच्चों, कुछ ऐसा दिमाग लगाना नहीं है। हाफ एल आई स्क्वायर का फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं, लेकिन आप इसको याद कर लीजिए भाई, डेरिवेशन हो चुके हैं यार बहुत। हाफ सी बी स्क्वायर जैसा होता है वैसे हाफ एल आई स्क्वायर, हाफ सी बी स्क्वायर वैसे ही हाफ एल आई स्क्वायर। Q इज इक्वल टू सी बी, वैसे ही फाई इज इक्वल टू एल आई। सी की जगह एल है और बी की जगह आई है, तो हाफ सी बी स्क्वायर, हाफ सी बी। थोड़ा सा कंपैरिजन करेंगे, फॉर्मूले याद हो जाएंगे। लिख लो जल्दी। अब इसका एक सवाल करते हैं। मान लीजिए किसी इंडक्टर में करंट आई है, ये है लॉन्ग सोलेनॉइड,
इसके अंदर लेंथ L के पोर्शन में और एरिया A है। फाइंड एनर्जी स्टोर्ड इन लेंथ L पोर्शन ऑफ द सोलेनॉइड। हमारे पास दो मेथड हैं। एनर्जी स्टोर्ड के लिए हाफ v²/μ0 इंटू वॉल्यूम कर देंगे, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड के अंदर यूनिफॉर्म होती है μ0 Ni, तो उसको यहां रख दे तो हाफ μ0² n² I² अपॉन μ0 इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम का वैल्यू A इंटू L है, इसका एरिया A है और यहां लेंथ L है, तो इतने सिलेंडर के अंदर का वॉल्यूम हो गया A इंटू L। वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया, करंट हमें पता है μ0 कैंसिल कर दिया, तो हाफ μ0 n² I² AL। ये हमारा एनर्जी स्टोर्ड आ गया। दूसरा तरीका एनर्जी स्टोर्ड का है हाफ Li²। L का वैल्यू ऑलरेडी हमने कैलकुलेट कर रखा था, μ0 n² इंटू वॉल्यूम, ये L है, और इंटू I²। देखिए ये दोनों आंसर बिल्कुल सेम दिख रहे होंगे। हाफ Li² में अगर L का वैल्यू पता है तो हाफ Li² से तुरंत सॉल्व कर दो, नहीं तो आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल के वॉल्यूम के साथ इंटीग्रेट कर दो या वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई कर दो। हाँ, मैंने आपके द्रोणा 2 में जो अभी कवर्ड नहीं हुए थे उसके लिए मैंने बात किया है, और उसमें जैसे अभिनव सर दूसरे बैच में बिजी है, तो एक तीसरे सर है जो आपको एक दो चैप्टर जो बचे हुए हैं वो कराएंगे। और साथ ही साथ मैंने ये भी बोला है कि हम पहले चैप्टर फिनिश कर सकते हैं क्या, तो उसके लिए थोड़ा सा अभी डिस्कशन है कि टीचर्स की अवेलेबिलिटी के हिसाब से, तो या तो ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स भी हम पैरेलल चला देंगे, सो दैट दोनों एक साथ ही चलें और जल्दी खत्म हो जाए। मतलब कुछ बच्चों का कंसर्न है कि कहीं मॉडर्न फिजिक्स बाद में हो तो टाइम ज्यादा निकल जाएगा, मॉडर्न फिजिक्स पहले कराओ, लेकिन मैं सीक्वेंस ब्रेक नहीं करना चाहता, तो हम दो ट्रैक बना सकते हैं पहले की तरह, और मॉडर्न फिजिक्स और ऑप्टिक्स पैरेलली कंप्लीट कर सकते हैं, और एक दो एक्स्ट्रा क्लासेस लगा के भी, है ना। जैसे कुछ क्लासेस मैं मॉडर्न फिजिक्स के लेता जाऊं और कुछ प्रैक्टिस क्लासेस या कुछ नॉर्मल क्लासेस को रिकॉर्ड भी साथ साथ करता जाऊं, तो आपका मॉडर्न फिजिक्स और ऑप्टिक्स पैरेलली चल हो जाएगा। तो मे बी हफ्ते में 6 क्लास की जगह 7 या 8 क्लासेस हो जाएंगी, 4-4। तो ऐसे कुछ डिस्कशन किए हैं मैंने। अब उसमें पॉइंट्स सारे कुछ कुछ हो गए हैं, अब वो उस पर थोड़ा सा 1-2 दिन वर्क करके कि कब कौन सा टीचर अवेलेबल है, किसको किस समय क्लास दे सकते हैं, आप लोग किस समय अवेलेबल हो, उस हिसाब से एक प्लानिंग में भी मंडे तक आ जानी चाहिए। आज भी मैं फिर से बात करूंगा कि कभी ऐसा नहीं हो कि उस समय मीटिंग में तो हाँ 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 सर बिल्कुल सही, जिंदाबाद केटी सर जिंदाबाद हैं, बहुत अच्छे आइडिया दिए, और जब केटी सर चले गए तो नमस्कार सर ठीक है आप टाटा। ऐसा ना हो जाए तो आज फिर मैं फोन करके चाबी मार दूंगा, जैसे मैं आप लोगों को हर दिन थोड़ा थोड़ा मोटिवेट करता हूं, जिससे कि आप आज एक दिन और पढ़ाई कर लें, फिर कल आएंगे किसी ने हवा निकाल दी होगी, फिर थोड़ी हवा भर दूंगा, फिर भेज दूंगा, फिर कल आएंगे तो हवा निकाल देगा कोई, फिर हवा भर दूंगा। तो ऐसे ही ऑफिस में भी है, बहुत सारे पॉइंट डिस्कस तो होते हैं लेकिन सारे इंप्लीमेंटेबल नहीं होते, तो उसमें कितने इंप्लीमेंट हो जाएंगे, अपना कोशिश ये है कि हमारे हिसाब से जो बेस्ट हो सकता है वो हो जाए। अब जिस लेवल तक भी हो जाएगा उसको एक्सेप्ट करके आगे चलेंगे। क्लास में मक्खी आ गई है, ऐसा एक ऑब्जर्वेशन बच्चे ने दिया है। अजीत सर भी नहीं है, अजीत सर तो छोड़ गए ना, अजीत सर तो ही हैज लेफ्ट द ऑर्गेनाइजेशन, अजीत सर तो है ही नहीं अभी हमारे साथ। म्यूचुअल इंडक्टेंस इंपॉर्टेंट है बच्चों, म्यूचुअल इंडक्टेंस के सवाल 3-4 बार आए, सेल्फ इंडक्टेंस निकालने का सवाल नहीं आया, म्यूचुअल इंडक्टेंस का सवाल 3-4 बार आ चुका है। समझना, इसमें 2-3 पॉइंट लिख रहा हूं। यहां पे 2 कॉइल्स होंगे, एक है कॉइल 1 और दूसरा है कॉइल 2, मतलब ऐसे दूर दूर रखे हो जरूरी नहीं, कहीं भी रख सकते हैं।
कॉइल 2 को फेसिंग रख सकते हैं, एक दूसरे के अंदर रख सकते हैं, दूर भी रख सकते हैं, पास भी रख सकते हैं, कुछ ऐसे पोजीशन है। इसमें मान लीजिए कॉइल 1 में करंट भेजा I1, तो उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उसके अंदर से तो पास करेगा, लेकिन कुछ फील्ड लाइन कॉइल 2 से भी पास करेंगे। तो ये जो फ्लक्स कॉइल 2 से पास करा वो हो गया φ2। तो φ2 इज प्रोपोर्शनल टू I1। कहने का मतलब ये है, इसने जो करंट मैंने पहले कॉइल में भेजा तो उस कॉइल ने अपने अंदर भी फ्लक्स बनाया, और वही फील्ड लाइन बाहर बाहर से भी पास करती है, तो दूसरे के अंदर से भी फ्लक्स पास करेगा। कर देते, मान लो यहां से फील्ड लाइन बाहर निकली और यहां से भाई, तो अगर मान लीजिए जैसे कोई सर्कल है, उसके बाजू में एक और सर्कल रख दिया, अब एक बड़े सर्कल में करंट फ्लो करेंगे तो उसका जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो छोटे सर्कल से भी पास करेगा। तो करंट है एक कॉइल का और फ्लक्स है दूसरे कॉइल का। ऐसा अगर हो जाए, सेल्फ इंडक्टेंस में दोनों चीजें इट्स ओन थी, तो फ्लक्स इन कॉइल 2 इज प्रोपोर्शनल टू करंट इन कॉइल 1। ये हुआ हमारा एक रूल। अगर ऐसा हो जाए तो यहां पे एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगा देंगे और उसको M12 I1 ऐसे, और इसी का अपोजिट भी ट्रू है। सिमिलरली फ्लक्स इन कॉइल 1 इज अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट F इंटू I2। और जब सॉल्व करके देखा तो M21 और M12 का वैल्यू सेम आ गया। इस कांस्टेंट को हमने म्यूचुअल इंडक्शन लिख दिया, म्यूचुअल इंडक्शन M। तो किसी भी दो कॉइल के बीच का फ्लक्स, उस कॉइल के बीच का एक म्यूचुअल इंडक्टेंस और करंट इन अदर कॉइल, ऐसा फॉर्मूला बन गया। इससे हमें यह भी पता चल गया कि किसी भी कॉइल 2 में मुझे इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है तो M इंटू dI1/dt लिख देंगे, जबकि किसी कॉइल 1 में मुझे इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है तो M इंटू dI2/dt लिख देंगे। तो ये एक अगल बगल के कॉइल का आपस का एक रिलेशन बन जाएगा। इससे फायदा क्या होता है? इससे फायदा नुकसान की बात नहीं है, लेकिन मान लीजिए कोई ऐसा बोल दे मेरे पास एक कॉइल है कॉइल नंबर 1 और एक कॉइल है कॉइल नंबर 2, इनके बीच का म्यूचुअल इंडक्टेंस M है, तो ये दोनों का आपस का है। ऐसे नहीं कहना ये किसमें करंट भेजने से आया, उससे फर्क नहीं पड़ता, दोनों का म्यूचुअल इंडक्टेंस एक ही रहता है, दोनों के बीच का दो का एक म्यूचुअल इंडक्टेंस है। अब अगर मैं बोलता हूं कि मैंने एक I1 करंट भेजा तो इसके 2 वाले में से फ्लक्स बताओ, तो आपको ये कांस्टेंट इंटू I1 कर देना। अगर मैं कहता हूं I2 करंट मैंने भेजा और उसकी वजह से फ्लक्स बताओ, तो फ्लक्स इन कॉइल 1 विल बी M इंटू I2। लेकिन सर I1 करंट जब कॉइल 1 में भेजा था तो I1 करंट की वजह से खुद का कुछ फ्लक्स नहीं बनता था, वो भी बनता था, उसका खुद का फ्लक्स LI1 है या L1I1 है, जबकि इसमें करंट I2 था। तो अपने करंट की वजह से जो अपने अंदर ही फ्लक्स है वो क्या है, वो तो ऐसे है। तो अपने करंट से जो फ्लक्स बनता है उसको L वाले सेल्फ इंडक्टेंस वाले नंबर से डिनोट कर रहे हैं, Li। जबकि दूसरे कॉइल के करंट की वजह से मेरे फर्स्ट कॉइल में अगर फ्लक्स बनेगा या फर्स्ट कॉइल के फ्लक्स की वजह से सेकंड कॉइल में फ्लक्स बनेगा, तो उस फ्लक्स का जो रिलेशन है वो म्यूचुअल इंडक्टेंस से आएगा। तो अगर एक सोलेनॉइड के अंदर एक रिंग रख दिया और पूछा कि व्हाट इज द मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू स्मॉल कॉइल बिकॉज द करंट इन सोलेनॉइड, तो करंट इन सोलेनॉइड से कॉइल का फ्लक्स पूछा है तो आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस वाला फैक्टर लेना पड़ेगा। मैं जो बोल रहा हूं वो समझ में आ रहा होगा आपको। इसमें 2-3 बातें बच्चों याद रखनी है, मैं आपको एक एक करके लिखा देता हूं। आप ये म्यूचुअल इंडक्टेंस की कहानी लिख लीजिए। इसमें 2 कॉइल का एक म्यूचुअल इंडक्टेंस है और वो दोनों कॉइल के पेयर के लिए एक ही रहता है। तो इसको यूज तब करते हैं जब एक कॉइल का करंट हो और दूसरे कॉइल में फ्लक्स पूछा हो। एक कॉइल का करंट चेंज करें तो दूसरे कॉइल के पेट दर्द पूछे, समझ गए ना। ये पड़ोसी है, पड़ोसी ने नई टीवी ले ली, हमको हमारी टीवी खराब लगने लगी, हमें लग रहा है अरे यार कितनी बेकार टीवी है, अरे भाई टीवी तो हमारी जो थी वैसी है लेकिन उसने ले ली, अब उसको देख के हम चिढ़ते हैं, समझ गए क्या। तो अगर बाजू में कोई लंबी सी गाड़ी आ जाए तो हमारे पेट में दर्द चालू हो गया, इसको बोलते हैं
म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो क्या ये केवल हमारे पड़ोसी और हमारे बीच में? नहीं ना, हमारे और हमारे पड़ोसी के बीच में यही रिलेशन है। तुम बड़ी गाड़ी ले लो, वो चिढ़ने लगेंगे। एक सवाल मोहित दुबे ने पूछा, बोला दोनों कॉइल में अगर करंट भेजे तो फ्लक्स क्या होगा? अब मैं आपको इसको करके दिखाता हूं, ध्यान से देखना। मान लीजिए एक कॉइल ये रहा जिसमें करंट I1 है, और दूसरे कॉइल ये रहा जिसमें करंट I2 है, और दोनों करंट मैंने जानबूझ के अपोजिट डायरेक्शन में बनाए हैं। पहले बड़े वाले कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस L1, छोटे वाले कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस L2, और दोनों के बीच का म्यूचुअल इंडक्टेंस M है। तो M एक ही रहेगा, L1 वाले कॉइल का रहेगा और दूसरे वाले कॉइल का L2 रहेगा। अब मुझे कोई कहता है फ्लक्स इन कॉइल 1 बताओ, तो आप पहले देखो कि कॉइल 1 में अगर I1 करंट है तो उसके अपने करंट की वजह से फ्लक्स क्या होगा? तो वो आंसर आ जाएगा L1 I1। जबकि सेकंड कॉइल का करंट I2 है और म्यूचुअल इंडक्टेंस M है, तो उसकी वजह से फ्लक्स बनेगा M इंटू I2। ये माइनस इसलिए लगाया क्योंकि करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में है। L1 I1 वाला फ्लक्स इनटू द प्लेन है और M I2 वाला फ्लक्स आउट ऑफ द प्लेन है। इसी प्लेन में बात हो रही है। अक्षर बहुत है भाई। फिर ऐसे करा फ्लक्स इन कॉइल नंबर 2, तो ये सिमिलरली L2 I2 माइनस M I1, ऐसा कर। एक बच्चे ने पूछा कि कितने साल के PYQ करने चाहिए क्योंकि टाइम कम है। मैं आपको एक एडवाइस दूंगा कि PYQ आप कम से कम 5-6 साल के कर लो। कम से कम बोला 10 साल के आइडियली करने चाहिए, लेकिन अगर टाइम आपको लग रहा है आपके अंदर बहुत रेस्टलेसनेस आ रही है तो आप 5 साल के PYQ करो। दूसरी बात है बच्चों की आप सबकी तैयारी अलग अलग लेवल पे हो सकती है, इसलिए एक एडवाइस आप सबके काम नहीं आती है और ना आनी चाहिए। आपकी तैयारी का थोड़ा सा आइडिया आपको है। जैसे कल मैं एक बैच ले रहा था REP वाला, और उस मतलब एक हमारे पास अलग से बैच था, तो उस बैच में कुछ बच्चे जो हैं बहुत ही अच्छा पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। अब मैं उनको बोलूं कि तुम मेंस टाइप के क्वेश्चंस करो तो उनके खिलाफ हो जाएगा ये। तो उन बैच जैसे कुछ बहुत ही अच्छे बच्चे मान लीजिए थे, अच्छे बच्चे का सेंस ये है कि उन लोगों की तैयारी बहुत मतलब दे रिमेंबर ऑल द फॉर्मूले, दे हैव द कंट्रोल ओवर स्मॉलर प्रॉब्लम्स एंड इजियर प्रॉब्लम, और अच्छे डिफिकल्ट सवाल भी वो आराम से कर ले रहे हैं, और उनको एडवांस वाले क्वेश्चन भी उन्होंने ऑलरेडी किए हुए हैं बहुत सारे। तो उनको अब आसान सवाल देने का कोई मतलब नहीं, तो उनको क्वेश्चन लेवल हम बढ़ाते जाते हैं और डिफिकल्ट सवाल करा रहे हैं। ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी कराने की कोशिश कर रहे हैं जो कि शायद एडवांस में नहीं आए, उनसे भी डिफिकल्ट सवाल कराएंगे। लेकिन मेरी कोशिश यही है कि वो जिस लेवल पे हैं उससे इंप्रूवमेंट उनका ऊपर होता जाए। उनको जितना ज्यादा डिफिकल्टी झेलने की आदत हो जाएगी उनके लिए इजियर मेथड और इजियर होते जाएंगे। तो खेल ये है कि आप जहां हैं उससे बेटर आपको करना है। तो अभी मान लीजिए आप मेंस टाइप के सवाल कर रहे हैं, तो आप कोशिश ये कीजिए कि मेंस में जब PYQ करें तो मेंस और एडवांस दोनों का करें, दोनों का करें, है ना, PYQ दोनों का। अगर आप कंफर्टेबली 5 साल के PYQ कर सकते हैं तो कंफर्टेबली नहीं चलना है, थोड़ा सा पेन होता रहे, हमको 7 या 8 साल के करने। अगर आपको लग रहा है कि इतना टाइम है कि हम 7-8 साल के PYQ आराम से कर सकते हैं, तो आपको 7-8 साल के नहीं कम से कम 10-12 साल के PYQ करने, और मेंस और एडवांस दोनों करने, ठीक है ना। केवल ऐसे नहीं कि मेंस का पेपर देने जा रहे हैं तो केवल मेंस के PYQ कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। एडवांस के जरूर करने, क्योंकि पुराने एडवांस के सवाल डायरेक्टली मेंस में आ रहे हैं। तो आप जो है मतलब अपने आप को कंफर्टेबल रख के मत सोचिए कि हम कंफर्टेबली जितना कर सकते हैं हम उतना करेंगे। आपको यह सोचना है कि हम जैसे हमारे पास जो समय है, हमारे पास 50 दिन का मान लो समय है या 40 दिन का समय, मार्च एंड में हमारा मान लो एग्जाम आता है, 40 डेज है हमारे पास। 40 डेज में हर दिन हम 3 घंटे इस PYQ में लगाएंगे, तो अगर 40 इंटू 3 तो हमारा 120 आवर्स है। 1 घंटे में अगर मैं 50 सवाल या 40 सवाल करता हूं तो मैं इतने सवाल कर सकता हूं। 1 साल में एवरेज इतने सवाल होते हैं PYQ में। फिजिक्स केमिस्ट्री में 3 पेपर है, तो हम इतने साल तक के कर सकते, जितने कर सकते हो उससे थोड़ा सा 2 चैप्टर आगे, दो ईयर आगे कर रखिए। अनकंफर्टेबल रहेंगे तभी तैयारी अच्छी होती है।
दिमाग में मतलब कसरत होते रहे कि यार बहुत प्रेशर है, बहुत सारा काम करना है, तभी होगा। अगर रिलैक्स रहेंगे तो काम तेजी से नहीं होता है। चलिए, पता है ऐसे नहीं कि हम 50 सवाल कर सकते हैं, 1 घंटे में 50 होते हैं तो हमने 50 का टारगेट लिया। 1 घंटे में 50 करते हो, 1 घंटे में 10 करते हो, तो 10 का टारगेट नहीं लो, कम से कम 15 का तो लो। 12 होंगे ना, फिर 12-13 हो जाएंगे। तो अपने आप पे प्रेशर डालिए, और नहीं हो तो नहीं होंगे, लेकिन कोशिश करेंगे तो कुछ पहले से बेटर आ जाएगा। चलिए, फ्लक्स 1 और फ्लक्स 2 हमारे पास दो ऑप्शन हो गए। अब अगर कोई कहता है I1 भी चेंज हो रहा है और I2 भी चेंज हो रहा है, तो बताओ इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा। अब इसको अलग अलग तरीके से निकाल सकते हैं, नहीं तो इसको भी डिफरेंशिएट करके सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे पूछता है इंड्यूस्ड ईएमएफ इन कॉइल 1 बताओ, तो मैं L1 di1 बाई dt माइनस M di2 बाई dt लिख दूंगा, ये आपको आइडिया लग गया। लेकिन रेट ऑफ चेंज इसका भी माइनस होता है, तो ये देखो मैंने ऐसे लिख दिया। यहां पे E2 लिखा है, यहां पे प्लस माइनस L2 di2 बाई dt और प्लस M di1 बाई dt। अब प्लस और माइनस का सेंस क्या है ये आपको अलग से पता चलेगा, लेकिन इसको डिफरेंशिएट करके माइनस d5 बाई dt से हमने लिख दिया। तो ये कॉइल का करंट चेंज करेंगे तो ये कॉइल अपने करंट के चेंज का अपोज करेगा, प्लस दूसरे कॉइल के चेंज का भी अपोज करेगा। तो दूसरे कॉइल से जो मिलेगा वो M di बाई dt। एक कमेंट आया कि सर अगर बहुत तेजी से करते हैं तो सब मेस हो जाता है। हाँ, हम जो परफेक्शन अपने लिए सोचते हैं कि हमको इतना अच्छे से चीजें करनी है, उतने अच्छे से नहीं हो पाती। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि हम जितना टारगेट सोच के चल रहे थे उससे ज्यादा क्वेश्चंस हो जाते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे कि एग्जांपल ज्यादा मजेदार तो नहीं, मतलब एक बार ऐसे हुआ था कि एक मेरा स्टूडेंट था, उसको किसी ओलंपियाड में या किसी एग्जाम के लिए जाना था 5 दिन के लिए बाहर कहीं, कुछ पता नहीं क्या एग्जाम था या केवीपीवाई का इंटरव्यू था, मुझे याद नहीं है। कोई ओलंपियाड था या कुछ कैंप था, कुछ था ऐसे, पार्क में कैंप था या कहीं था, कुछ ऐसे ही था, मुंबई में कुछ था। तो उसको 4-5 दिन के लिए जाना था, उसकी 4-5 दिन की क्लासेस छूट रही थी। उसने मुझसे बात किया, सर क्या करें। तो मैंने बोला 4-5 दिन बाद जो मैं पढ़ाने वाला हूं मैं तुम्हें अभी बता देता हूं कि कौन सा चैप्टर, मतलब कौन सी चीज मैं पढ़ाने वाला हूं, उसको एनसीईआरटी से तुम खुद पढ़ के आओ, फिर मैं क्वेश्चंस दे दूंगा, एक बार करना। तो वो जो नॉर्मल क्लासेस अटेंड कर रहा था, उसका 15 दिन बाद जाना था, नॉर्मल क्लास अटेंड कर रहा था, उसके साथ वो चैप्टर भी पढ़ने लगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के तीनों, और डबल तैयारी पढ़ाई करने लगा, और 5 क्लास में जो होने वाला था वो पहले ही करके चला गया। तो जब लौट के आया तो हम वहीं चल रहे थे जहां तक वो ऑलरेडी करके गया था। तो मैंने उससे पूछा तुम्हारा कुछ छूट गया, वो देख लेना क्लास कैसे है। तो बोला हाँ सर देखा मैंने फटाफट, वो सब चीजें ऑलरेडी मैंने पढ़ ली थी और मैंने क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए, तो मेरा कुछ छूटा नहीं, आप आगे पढ़ाते जाइए। बस इसके बाद ही अब ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स स्टार्ट करेंगे, इसके बाद एसी के बाद ये। चलिए ये हमने करा, 3 पॉइंट लिखते हैं। पहला पॉइंट है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस सेम रहता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस इज सेम फॉर बोथ कॉइल, मतलब कि दो कॉइल का एक पेयर का एक होता है, 1 फॉर अ पेयर, दो कॉइल का एक म्यूचुअल इंडक्टेंस। दूसरा कि अगर आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस सॉल्व करना है, टू सॉल्व म्यूचुअल इंडक्टेंस, करंट उसी में भेजना जिसमें भेज के तुम कैलकुलेट कर सकते हो। कीप करंट आई इन बिगर कॉइल और तीसरा, देखो बिगर कॉइल मैंने ऐसे लिख दिया, ये हालांकि स्टेटमेंट बनाना मेरे लिए डिफिकल्ट हो रहा है। क्या होगा कि नॉर्मली ऐसा होता है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हमको एक कॉइल में करंट भेजना है और दूसरे कॉइल से पास होने वाला फ्लक्स निकालना है। तो सर दो कॉइल हैं, किस में करंट भेजेंगे और किस से फ्लक्स निकालेंगे। उसमें कई बार ऐसा होगा कि अगर तुम कॉइल 1 में करंट भेजते हो तो सेकंड कॉइल का फ्लक्स निकाल सकते हो, लेकिन कॉइल 2 में करंट भेजते हो तो फर्स्ट कॉइल का फ्लक्स नहीं निकाल सकते। तो जो तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो वही उसी तरीके से करना है। मैं फिर से कोशिश करता हूं, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए
एक सोलेनॉइड है हमारे पास, सोलेनॉइड का नंबर ऑफ टर्न्स n है, उसका एरिया a है, लेंथ l है, सब दिया हुआ है। इसके अंदर इसके एक्सिस पर एक स्मॉल कॉइल और रख दिया, स्मॉल कॉइल का नंबर ऑफ टर्न्स n है और रेडियस r है। ये कॉइल अंदर है और ये सोलेनॉइड बाहर है। अब अगर मैं ऐसे सोचूं कि इनका म्यूचुअल इंडक्टेंस बताना है, तो आप कहेंगे कि सर इसमें ऐसा कर सकते हैं कि कॉइल में करंट आई भेजे और कॉइल के मैग्नेटिक फील्ड को सोलेनॉइड के एरिया और उसके लेंथ वगैरह से मल्टीप्लाई करके, नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई करके टोटल फ्लक्स निकालें। लेकिन आपको पता है ऐसे फ्लक्स निकाल नहीं सकते, क्योंकि कॉइल का करंट आई रखने पर उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड तो पता है, लेकिन बाहर सब जगह और अंदर सब जगह मैग्नेटिक फील्ड क्या है ये नहीं पता। तो सोलेनॉइड के अंदर कॉइल का बना हुआ मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, इसलिए हम कॉइल के करंट से सोलेनॉइड पर फ्लक्स नहीं कैलकुलेट कर सकते। फ्लक्स इक्वल टू एम आई करना पड़ेगा, लेकिन फ्लक्स कैलकुलेट नहीं हो सकता, तो म्यूचुअल फंड नहीं, म्यूचुअल इंडक्टेंस नहीं निकलेगा, म्यूचुअल फंड बोल रहा हूं। और अगर हम करंट भेजते हैं सोलेनॉइड में, फिर से सुनो, अगर करंट भेजते हैं सोलेनॉइड में, तो सोलेनॉइड के करंट से जो अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगा, और वो मैग्नेटिक फील्ड का छोटे कॉइल से फ्लक्स निकालना इजियर है। तो हमने सोलेनॉइड में करंट भेजा आई, तो मैग्नेटिक फील्ड हो गया म्यू नॉट एन आई, उसको मल्टीप्लाई कर दिया कॉइल के एरिया से, तो फ्लक्स हो गया कॉइल का, उसके नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये टोटल फ्लक्स थ्रू कॉइल हो गया। करंट है सोलेनॉइड का, फ्लक्स है कॉइल का, फ्लक्स इक्वल टू एम आई कर देंगे, तो आई से आई कट जाएगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस आ जाएगा म्यू नॉट एन एन बाई आर स्क्वायर। ये जो हम बात कर रहे हैं इसमें करंट सोलेनॉइड में और एरिया कॉइल का लिया, लेकिन म्यूचुअल इंडक्टेंस दोनों के लिए सेम होता है। इसलिए अगर कोई कहे नहीं उल्टा सॉल्व करो, तो करना नहीं है, करना वही है जो हम सॉल्व कर सकते हैं। आपको उल्टे में भी आंसर सेम बोलना है। मैं फिर से कोशिश करता हूं, अगर ये सवाल में बिगर कॉइल बोलो या जिससे सॉल्व हो रहा है उसी से सॉल्व करो, चाहे क्वेश्चन कुछ भी हो। देखो सवाल ये लिखा, इफ करंट इन कॉइल इज आई, करंट इन कॉइल इज आई, फाइंड फ्लक्स थ्रू सोलेनॉइड एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस। ज्यादातर समय ऐसे ही सवाल पूछे जा रहे हैं। कैसे? करंट देंगे दूसरे वाले में, बोल रहा है करंट इन कॉइल आई है तो फाइंड फ्लक्स थ्रू सोलेनॉइड एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो अगर तुम कहोगे यार कॉइल का करंट दे दिया लेकिन इसका मैग्नेटिक फील्ड तो निकालना आता ही नहीं है, म्यूचुअल इंडक्टेंस इज सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क, हाँ क्वेश्चन रिस्क है, इसमें उल्टा दे दिया है। बोल रहा है करंट इन द कॉइल इज आई, फाइंड फ्लक्स थ्रू सोलेनॉइड। आप कह रहे हैं सर ये करंट आई अगर कॉइल में भेजेंगे और सोलेनॉइड, तो ये तो मैग्नेटिक फ्लक्स निकाल ही नहीं पाएंगे। वही मैं कह रहा हूं, आप जो सॉल्व कर सकते हैं वही सॉल्व कर दीजिए। अगर आप उल्टा सुने, उल्टा क्या है, अगर सोलेनॉइड में करंट आई होता तो क्या कॉइल से फ्लक्स निकाल सकते थे? हाँ, वही फ्लक्स दूसरे का भी आंसर हो जाए। फिर से सुनो, सवाल जो पूछा है उसको सॉल्व नहीं कर सकते तो उसका उल्टा सॉल्व कर। उल्टा सॉल्व करने से जो फ्लक्स आता है वही फ्लक्स दोनों में होता है। तो मैं आपको यह कहता हूं, अगर दो कॉइल हैं हमारे पास, एक कॉइल का करंट आई हो तो इसका फ्लक्स एम आई हो जाएगा, और अगर दूसरे कॉइल का करंट आई हो तो इसका फ्लक्स एम आई हो जाएगा। एम दोनों के लिए सेम होता है। अगर हमने करंट एक का लिया तो दूसरे का फ्लक्स आ जाएगा, दूसरे का लिया तो पहले का फ्लक्स आ जाएगा। एम दोनों के लिए सेम है, तो फ्लक्स फॉर द सेम करंट विल हैव द सेम वैल्यू फ्रॉम। अब इसको यूज कैसे करना है, यूज कैसे करना, मान लीजिए ये करंट कैरिंग वायर है और ये एक ए बी और सी का, याद करो आपको पता होगा, यहां सी लिख। सवाल पूछा व्हाट इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द सिस्टम, एम बताओ। तो आपको करंट आई की वजह से फ्लक्स निकालना है और फ्लक्स में से आई हटा देना।
तो मैग्नेटिक फील्ड था म्यू नॉट आई बाय पाई एक्स, और यहां पे लिख दिया बी डी एक्स, इंटीग्रेट कर दिया से ए प्लस सी। ये फ्लक्स आ गया, फ्लक्स में से आई हटाएंगे तो म्यूचुअल इंडक्टेंस आ जाएगा नॉट बाय 2 पाई एल एन प्लस ए बाय सी। ठीक है, एक जैसे आप समझने की कोशिश करना, आपको आइडिया लगने लग रहा है अभी। वैसे जैसे मैंने एक स्क्वायर लूप लिया, उसके सेंटर पे छोटा स्क्वायर लूप लिख दिया, बड़े का लेंथ L1 है, छोटे का लेंथ L2 है और सेंटर पे है, और यहां लिख दिया L2 इज मच ग्रेटर देन L1, फाइंड म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब इसमें करंट किस पे दिया है, ऐसा कुछ लिखा नहीं है, एक का नंबर ऑफ टर्न्स N1 है, दूसरे का N2। अगर मैं छोटे वाले पर करंट देके आपको पूछूं बड़े वाले से फ्लक्स बताओ तो आप नहीं बता सकते, बट इसका उल्टा बोलू बड़े वाले का करंट अगर आई हो तो क्या छोटे वाले से फ्लक्स निकल सकता है? दोनों कॉन्सेंट्रिक सेम प्लेन में रखे हैं, तो आपने बोला अगर बड़े वाले पे करंट आए। अब यहां पे सवाल में करंट किस पे लेना ये दिया नहीं है, म्यूचुअल इंडक्टेंस पूछा है, तो मैंने खुद डिसाइड किया कि बड़े कॉइल के सेंटर पे ये रखा है, और बड़े कॉइल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बड़े वाले कॉइल की वजह से, यानी कॉइल नंबर 1 की वजह से बनेगा 2 नॉट आई, और फिर ये 2 अपॉन पाई एल, L1 लिख दिया। अब ये मैग्नेटिक फील्ड मेड बाय बड़ा वाला स्क्वायर है, तो छोटे वाले स्क्वायर के थ्रू फ्लक्स हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड बड़े वाले का, एरिया छोटे वाले का, मैग्नेटिक फील्ड रूट म्यू नॉट आई अपॉन पाई L1 L2 L2। तो ये फ्लक्स सेकंड वाले का आया, लेकिन इसमें से आई हटा दे तो म्यूचुअल इंडक्टेंस दोनों का आया, 2√2 म्यू नॉट आई हटा दे L2 ऑन, म्यूचुअल इंडक्टेंस दोनों का आया, उल्टा लिख दिया। आप, मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूं उसको समझने का ट्राई करो। दो कॉइल में से करंट एक का आई लोगे, फ्लक्स दूसरे का निकालोगे, तो जो बीच में कांस्टेंट बनेगा उसको एम कहेंगे, एम आई बन जाएगा। करंट 1 में लोगे तो फ्लक्स 2 से निकालोगे, करंट 2 में लोगे तो फ्लक्स 1 से निकालोगे। तो हमने करंट 1 में क्यों लिया? क्योंकि 1 में करंट लेने से जो 1 का मैग्नेटिक फील्ड है उसका वैल्यू सेंटर पे पता है, और छोटा कॉइल इतना छोटा है कि पूरा मैग्नेटिक फील्ड सेंटर वाला ही छोटे कॉइल का यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो गया। तो हमने इस मैग्नेटिक फील्ड को डायरेक्टली एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर आप छोटे कॉइल में करंट भेजे तो इसकी वजह से हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का आंसर अलग अलग आएगा। उस अलग अलग आंसर से जो फ्लक्स बनेगा ओवरऑल L1 वाले स्क्वायर के ऊपर, वो कैसे निकलेगा उसका तरीका हमें नहीं पता है। तो बड़े कॉइल में जब करंट भेजते हैं तो उसका करंट बड़ा मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, छोटे कॉइल पे यूनिफॉर्म। अब फ्लक्स इक्वल टू एम आई होता है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का वैल्यू निकालने के लिए हम आई से डिवाइड करेंगे, तो फ्लक्स के आंसर में जो आई आएगा वो आई हमेशा कैंसिल हो जाएगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस दोनों का आएगा। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस दोनों के पेयर का एक है, लेकिन सॉल्व एक तरीके से हो रहा है, दूसरे से नहीं हो रहा। आइडियली क्या होता है कि दोनों में से किसी में भी भेजो तो दूसरे का फ्लक्स सेम आना चाहिए, लेकिन एक सीक्वेंस में सॉल्व हो रहा है कि 1 में करंट भेजते तो 2 में फ्लक्स आ पा रहा है, और 2 में भेजते तो 1 में कैलकुलेट नहीं हो रहा। इसका मतलब ये नहीं कि म्यूचुअल इंडक्टेंस कुछ और आएगा, जो तरीके से आ रहा वही तरीके से कर दो, इवन इफ क्वेश्चन कुछ और भी पूछा। सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन यही है कि ये एक लॉन्ग वायर है और ये सेम प्लेन में आइसोसेलेस ट्राइंगल है, का लेंथ L दे दिया, ये L/√2,
ये भी L बाय रूट, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, यहाँ पे राइट 90 डिग्री। क्वेश्चन पूछा फाइंड इंडक्टेंस। तो आप हमेशा सोचिए कि दोनों में से अगर इनफाइनाइट वायर में करंट भेजूं तो इनफाइनाइट वायर के करंट का मैग्नेटिक फील्ड निकालना बड़ा आसान है। यहां से x डिस्टेंस पे गए, 45 डिग्री है तो ये लेंथ 2x हो जाए और यहां पे थिकनेस dx हो जाएगा, तो एरिया का वैल्यू 2x dx, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई एक्स हो। फ्लक्स का वैल्यू कैलकुलेट करें तो म्यू नॉट आई बाई 2 पाई एक्स इंटू 2x dx हो जाए। इंटीग्रेशन कर देंगे, ये यहां से यहां तक का लेंथ L आने वाला है, 0 टू L इंटीग्रेशन कर x x म्यू नॉट आई बाई पाई और dx का इंटीग्रेशन L हो जाएगा, फ्लक्स का वैल्यू आ जाएगा। लेकिन फ्लक्स को करंट से डिवाइड कर देंगे तो टर्म बनेगा वो म्यूचुअल इंडक्टेंस नॉट L पीछे स्क्वायर वाले में किसी बच्चे का डाउट है कि भाई स्क्वायर में सर ये 2 कहां से आया, ये आप एक बार सॉल्व करना। हमने फाइनाइट वायर का मैग्नेटिक फील्ड निकाला था म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। यहाँ पे अल्फा भी 45 डिग्री है, बीटा भी 45 डिग्री है और ये लेंथ L बाई 2 है। आर की जगह L बाई 2 लिख देंगे और साइन अल्फा साइन बीटा लिख देंगे और ऐसे वायर को 4 से 4 वायर है ना स्क्वायर में, 4 से मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना, आप लोग आ जाएगा आपको। म्यूचुअल इंडक्टेंस करंट पे डिपेंड नहीं करता। देखो सेल्फ इंडक्टेंस हो या म्यूचुअल इंडक्टेंस, याद करो ऐसे एक ऑब्जेक्ट था जिसको हम कैपेसिटर कहते थे, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C है। अगर उसको चार्ज देंगे तो उस पे पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, अगर उसको पोटेंशियल डिफरेंस देंगे तो उस पे चार्ज आएगा। तो चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस आपस में प्रोपोर्शनल है, कैपेसिटेंस कांस्टेंट है। मतलब अगर ये कैपेसिटर 2 माइक्रोफैरेड का है तो इस पे 10 वोल्ट की बैटरी लगाओ तब भी कैपेसिटर 2 ही रहेगा, 5 वोल्ट की बैटरी लगाओ तब भी 2 रहेगा, 2 वोल्ट की बैटरी लगाओ तब भी 2 रहेगा। तो सर बैटरी बदलने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क चार्ज पे पड़ेगा, चार्ज और बैटरी आपस में प्रोपोर्शनल होंगे। ऐसे ही ज्यादा करंट भेजोगे तो फ्लक्स ज्यादा बनेगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस दोनों के बीच में सेम रहेगा। अगर दो लोगों का म्यूचुअल इंडक्टेंस M है तो एक में करंट 1 एम्पियर भेजने से दूसरे का, आप बार बार मैं ये बात कर सकता हूं, दो कॉइल थे, मान लो इनका म्यूचुअल इंडक्टेंस का वैल्यू 10 है, मैंने बोला एक कॉइल में 5 एम्पियर करंट भेजा, तो बताइए दूसरे कॉइल से फ्लक्स कितना पास करेगा, आप आंसर 50 लिख दो। अब ये हटा दो करंट, ये हटा दिए करंट, अब आपने फिर से ये दोनों बना लिए। तुमने बोला अभी भी इनका म्यूचुअल इंडक्टेंस 10 है, मैंने बोला आप दूसरे कॉइल में 6 एम्पियर करंट भेजेंगे तो पहले कॉइल का फ्लक्स कितना होगा, आप 60 बोल दीजिए। यानी म्यूचुअल इंडक्टेंस उतना ही रहेगा, करंट एक कॉइल में भेजोगे तो फ्लक्स दूसरे कॉइल का आएगा, करंट दूसरे कॉइल में भेजोगे तो फ्लक्स पहले कॉइल का आएगा, और वो M इंटू आई आएगा। तो ज्यादा करंट से ज्यादा फ्लक्स बनेगा, कम करंट से कम फ्लक्स बनेगा। ज्यादा करंट तो ज्यादा फ्लक्स है, कम करंट तो कम, तभी तो बोला फ्लक्स प्रोपोर्शनल टू करंट है, बीच में कांस्टेंट है, वो दोनों के बीच का म्यूचुअल इंडक्टेंस। वैभव का सवाल है कि 2√2 कैसे आया। यार अब तुम लोग मेरा पेशेंस टेस्ट कर रहे हो, आप इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस फॉर्मूला विच इज मेड फॉर मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम अ फाइनाइट वायर,
आप मुझसे पूछ रहे हो सर साइन अल्फा और साइन बीटा के वैल्यू कैसे निकालते हैं? अभी एक बच्चा पूछा सर L/2 कैसे आया? अब ये भी टेस्टिंग ऑफ पेशेंस है। एक स्क्वायर है जिसका साइड का लेंथ मैंने L बोला और फिर मैंने बोला इसके मिड पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस L/2 कैसे आया? अगर ये मैं आपको सिखाऊंगा तो फिर तो आप लोग बिल्कुल किसी लायक नहीं। अब इसमें पूछ रहे हैं कि सर ये 2x कैसे आया? अगर हम x डिस्टेंस पे जाते हैं तो ये लेंथ कितना हो जाएगा? यहां 45 डिग्री बना हुआ है, तो ये जो एक राइट एंगल ट्राइंगल है में tan थीटा tan 45 1 हो जाएगा। तो अगर बेस x है तो ये हाइट x हो जाएगी, यहां बेस x है तो ये हाइट भी x हो जाएगी, तो पूरी हाइट 2x हो जाएगी। तो 2x dx, हम लोग x पे जाके dx का छोटा एलिमेंट करते हैं, ये बचपन से हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, हाँ। एक बहुत मस्त सवाल पूछा है किसी ने, बोल रहे सर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है क्या? ऐसे ही सवालों का तो मैं वेट करता हूं, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। आइंस्टाइन के बाद किसी पहले बंदा ऐसा हुआ है जिसने ये सवाल पूछा है कि मतलब ह्यूमैनिटी आपका एहसानमंद है ऐसा सवाल पूछने की। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है क्या? वाह 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 वाह। Circular coil of radius 0.3 centimeter lies parallel to a much bigger circular loop of 20 centimeter. मैंने आपको बोला एक बिगर सर्कुलर लूप हो और स्मॉलर सर्कुलर लूप हो, द सेंटर ऑफ स्मॉलर लूप इज ऑन द एक्सिस ऑफ बिगर लूप। यहां पे इसके एक्सिस पे जाके स्मॉलर लूप यहां रख दिया। हमेशा करंट बिगर लूप में ही भेजना, हालांकि इसमें कभी नहीं लिखा होगा। अच्छा लिखा है करंट 2 एम्पियर फ्लोस थ्रू द बिगर लूप। अच्छा लिखा ये ले, तो करंट इसमें 2 एम्पियर भेजा है। मैं आपको उल्टा सवाल पूछता हूं, मैं बोलता हूं कि करंट स्मॉलर लूप में 2 एम्पियर है, तो फाइंड फ्लक्स थ्रू बिगर लूप। अब ऐसा सवाल अगर पूछ लिया जाए, इफ करंट इन स्मॉलर लूप इज 2 एम्पियर, तो आपको आंसर सेम बोलना है, जो उधर से आएगा वो इधर से बोलना है। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच का म्यूचुअल इंडक्टेंस अगर m है तो m दोनों के बीच में एक ही रह सकता है। अगर इसमें करंट भेजोगे तो इसका फ्लक्स m इंटू 2 हो जाएगा, और इसमें करंट भेजोगे तो छोटे वाले का फ्लक्स m इंटू 2 हो जाएगा। अब म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालने के लिए किसमें करंट भेजा इससे फर्क नहीं पड़ता, हमेशा उसी में करंट भेजना है जिसका मैग्नेटिक फील्ड तुम्हें पता है। तो अगर करंट I भेजते हैं इस कॉइल में, तो छोटे कॉइल पर यहां मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कॉइल 1 की वजह से, इसको 1 बोल दिया, इसको 2, क्या 1 की वजह से बनेगा म्यू नॉट I। आपको शायद फॉर्मूला याद हो, म्यू नॉट I R स्क्वायर, या जैसे मैं याद करता हूं वैसे याद कर लो, म्यू नॉट I इंटू 2 पाई R स्क्वायर, म्यू नॉट बाई 4 पाई हो गया, I इंटू 2 पाई R स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का पावर 3/2। अगर इसका रेडियस कैपिटल R है और यहां से डिस्टेंस x है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड मेड बाय दिस सर्कुलर लूप विच हैज अ करंट I एंड डिस्टेंस x पे रेडियस R का लूप की। अगर फ्लक्स थ्रू हमको 2 निकालना है तो हम मैग्नेटिक फील्ड 1 का ले लेंगे और एरिया 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि छोटा लूप इज सो स्मॉल कि यहां पे बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलमोस्ट कंसिडर्ड यूनिफॉर्म पासिंग थ्रू छोटा सर्कल। छोटा सर्कल का साइज इतना छोटा है कि बड़े कॉइल के बनने की वाला मैग्नेटिक फील्ड उसके पूरे एरिया पे यूनिफॉर्म मान लिया, इसलिए डायरेक्ट मल्टीप्लाई करा, इंटीग्रेशन नहीं करा। तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू म्यू नॉट I 2 पाई R स्क्वायर अपॉन 4 पाई एक्स स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का पावर 3/2, और छोटे सर्कल का एरिया पाई R स्क्वायर। अब आप देख लो, बड़े कॉइल का रेडियस दिया है 20 सेंटीमीटर, छोटे कॉइल का रेडियस दिया है 0.3 सेंटीमीटर, और बीच का डिस्टेंस दिया है 15 सेंटीमीटर, करंट दिया है 2 एम्पियर, म्यू नॉट बाई 4 पाई का वैल्यू हमें पता है। तो ये सारे नंबर्स हमें पता है, इससे फ्लक्स निकल आएगा, फ्लक्स थ्रू कॉइल 2 बाय मेड बाय करंट इन कॉइल 1। लेकिन यही आंसर उल्टा भी लिख सकते हैं, क्या? फ्लक्स थ्रू कॉइल 1 इज द सेम आंसर इफ द सेम करंट इन फ्लो इज फ्लोइंग थ्रू छोटा कॉइल।
ये मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हमने लिखा हुआ है, आप एक बार पुराने चैप्टर में रिवाइज कर लेना। तो मैं आपको एक्चुअली इसमें केवल एक ही चीज सिखा रहा हूं बच्चों, आप बिल्कुल उस चीज पे पिन पॉइंट करो अपने दिमाग में कि इस सवाल में ऐसा लिखा है कि करंट बड़े कॉइल में भेजे तो छोटे कॉइल का फ्लक्स क्या होगा। बट सवाल ऐसा पूछा जाए कि छोटे कॉइल में करंट भेजे तो बड़े कॉइल का फ्लक्स क्या होगा, तो उल्टा सॉल्व करना नहीं है, करना वही है जो करते हो कि बड़े कॉइल में करंट भेजो और छोटे कॉइल से फ्लक्स निकालो, वही आंसर उल्टा लिख दो, वही आंसर लिख दो। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो कभी ना कभी आंसर आएगा, एक बार सॉल्व करके चेक कर लेना। उल्टा ये लिखा होगा तो भी सेम आंसर लिखना है। चलिए, ठीक है। circular wire loop of radius r is placed in xy plane centered O. A square loop of side A much less than r having 2 turns is placed at the center z equal to √3r along the axis of coil loop. The plane of square loop makes angle 45 degree with respect to z axis. The mutual inductance between the loops is given by mu naught a square by 2 का पावर p by 2 into r। सवाल पूछा है, बताना। एक एक करके करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड हमेशा बड़े वाले में ही करंट भेज के निकालनी है, तो मैग्नेटिक फील्ड निकाला म्यू नॉट आई बाय 4 पाई इंटू 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब एक्स का वैल्यू ये दिया √3r, तो 3r स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2। इसको और सॉल्व कर लेते हैं। म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन ये 4r स्क्वायर है, उसका रूट लगाएंगे तो 2r हो जाएगा, उसका पावर 3 करेंगे तो 8r क्यूब हो जाएगा। तो 4 पाई और 2 पाई कैंसिल कर दिया, यहां पे आया 2 इंटू 8r क्यूब हो गया। आर क्यूब से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो म्यू नॉट आई अपॉन 16 आर 3r हो गया, कट गया। ये मैग्नेटिक फील्ड है। अब मैग्नेटिक फील्ड को एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन एरिया का प्लेन अलग चल रहा है और मैग्नेटिक फील्ड अलग चल रहा है, उनके बीच में 45 डिग्री है। तो फ्लक्स का वैल्यू बी ए कॉस थीटा कर देंगे। बी का वैल्यू लिख दिया म्यू नॉट आई बाई 16r, ए की जगह लिख दिया ए स्क्वायर, साइड ए है ए स्क्वायर, कॉस थीटा की जगह लिख दिया 1/√2। अब 16 होता है 2 का पावर 4, यानी कि 2 का पावर 4 और ये है 2 का पावर हाफ, तो म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2 का पावर 4 प्लस हाफ इंटू आर। तो 2 का पावर 4 प्लस हाफ मतलब म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2 का पावर 9/2 आर। इसको कंपेयर करें तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का वैल्यू, आई हटा देते म्यूचुअल इंडक्टेंस बन जाएगा म्यू नॉट ए स्क्वायर अपॉन 2 का पावर 9/2 आर। तो कंपेयर करेंगे तो पी का वैल्यू 9 आ जाएगा। अब आप बताइए, सीधा फॉर्मूला बेस्ड एडवांस का सवाल है कि नहीं। प्लेन ऑफ द स्क्वायर अगर एक्स वाई प्लेन में ही रखा होता, जैसे ये सर्कल है और इसी के बिल्कुल पैरेलल रखा होता, तो इसका एरिया और इसका मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में होता, लेकिन इस प्लेन को ऐसे हमने टिल्ट कर रखा है। प्लेन ऐसे रखा है, ये ऐसे चल रहा है एक्सिस, और प्लेन ऐसे नहीं रखा, ये टेढ़ा कर दिया ऐसे। तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में 45 डिग्री हो गया।
बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं। आपको केवल अपने फॉर्मूले और अपने प्रोसेस पर कॉन्फिडेंस रखना है कि हम जो प्रोसेस सीखा कि फ्लक्स निकालने के लिए या म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालने के लिए करंट दिया नहीं जाएगा कि किसमें आई है, हमको खुद मान लेना है कि इसमें करंट आई है बड़े वाले में और छोटे वाले का फ्लक्स निकालेंगे और उसमें से करंट फिर बाद में हटा देंगे, तो जो बचेगा म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब एक का मैग्नेटिक फील्ड लेना है और दूसरे का एरिया मल्टीप्लाई करना है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड हमेशा बड़े वाले का लेना और एरिया हमेशा छोटे वाले का, क्योंकि छोटा वाला इज सो स्मॉल कि उसका पूरा एरिया पे मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म मान सकते हैं, तभी कर पा रहे हैं भाई। तो बड़े दो कॉइल क्यों नहीं दे रहे, एक कॉइल बड़ा एक छोटा क्यों दे रहे हैं, क्योंकि बड़े कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे और छोटे का एरिया इज सो स्मॉल कि उस पे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को यूनिफॉर्म मान के सीधा बी इंटू एरिया से फ्लक्स निकाल पा रहे हैं। अगर हमको ये भी कॉइल बड़ा दिया होता तो इसके हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड तो वेरिएबल हो जाता, और वेरिएबल का फॉर्मूला हमें नहीं पता है, तो हम फिर करते क्या, झंडू नहीं हो जाता हमारा। अरे हाँ, नंबर ऑफ टर्न्स भी डबल है भाई, नंबर ऑफ टर्न्स भी डबल है। 7/2 हो जाए। नंबर ऑफ टर्न्स भी डबल हैं, 2 टर्न्स, ये 9/2 था, पर भी 2 आ गया, तो 2 अगर कैंसिल करेंगे तो 3.5 यानी 7 हो जाएगा। पारस ने बोला कि नंबर ऑफ टर्न्स भी डबल है। हीट ट्रांसफर में मैंने रेडिएशन का वीडियो भेजा है आपको, देखा है क्या? हाँ, ये एक पॉइंट लिख लो, ये वैसे तो नीट में पूछा जाता है, लेकिन आप देख लीजिए बस। इसको बोलते हैं कि अगर दो कॉइल्स हैं जिनका सेल्फ इंडक्टेंस L1 और L2 है, पास पास रख दिए, तो दोनों के बीच का म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला K√L1L2 होता है। K एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, कपलिंग कांस्टेंट, जिसका वैल्यू 0 से 1 तक बदलता है। यानी अगर कॉइल्स दूर दूर होंगे तो K का वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा, अगर कॉइल्स पास पास होंगे तो K का वैल्यू बढ़ जाएगा। तो जितने पास रखेंगे कॉइल को, जितना ओवरलैपिंग रखेंगे, उतना एक का फ्लक्स दूसरे से ज्यादा पास करेगा। अगर कॉइल दूर होते हैं तो इसका फ्लक्स ऐसे कुछ लाइंस इसके थ्रू पास करेंगी और ज्यादा लाइंस बाहर से पास कर जाएंगी। दोनों कॉइल्स को पास लेके आएंगे तो ज्यादा नंबर ऑफ लाइंस आपस में पास करेगी, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस बढ़ता है, यहां म्यूचुअल इंडक्टेंस कम हो रहा है। तो ये L1 L2 के प्रोडक्ट पे डिपेंड करा, K भी है, K का मैक्सिमम वैल्यू 1 है, ये M का मैक्सिमम वैल्यू L1 L2 है। ये फॉर्मूला है, ये डेराइव कर सकते हैं सोलेनॉइड्स के लिए, लेकिन होता सबके लिए सेम है। देखो, सवाल अभी एडवांस में जो आते हैं वो डिफिकल्ट नहीं आ रहे। अगर आप ध्यान देंगे तो 60% पेपर एवरेज लेवल पे ही खेल चलेगा, यानी कि मेंस और मेंस से थोड़ा सा ऊपर रहेगा 60% पेपर। हमारी नजर नॉर्मली किन क्वेश्चंस पे होती है, या टीचर किन क्वेश्चंस को ज्यादा प्रमोट करते हैं या डिस्कस करते हैं, जो सवाल टीचर को चैलेंजिंग लगे हों। अब टीचर जो 10 साल से पढ़ा रहा है, 15 साल से पढ़ा रहे हैं, उन टीचर्स को पूरे एडवांस में 1 या 2 सवाल ऐसे होते हैं जो सचमुच ऐसे लगते हैं कि उनको सॉल्व करके देखने पड़ेंगे। यानी कि अगर 20 सवाल एडवांस में आए फिजिक्स में, तो 17 या 18 सवाल ऐसे होंगे जो हमको नॉर्मल लगेंगे, आप लोगों के लिए भी वो थोड़ा एवरेज या अबव एवरेज है। तो मैं लेकिन उन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखूंगा जो मुझे लग रहे हैं कि यार इसमें आंसर एक बार चेक कर लूं कि हम जो सोच रहे हैं उससे मैच कर रहा है कि नहीं, या थिंकिंग मैच हो रही कि नहीं। तो हम 1-2 सवाल, तो हमें यही लगता है कि वो जो 1-2 सवाल हैं
और जब आपके सामने मैं पहुंचूंगा तो वही सवाल, क्योंकि मैं सॉल्व करके चेक करके आया हूं, तो वही गाऊंगा। इसलिए ऐसा परसेप्शन बन जाता है कि अरे बड़े इतने भयानक भयानक सवाल आते हैं, जबकि सिलेक्शन के लिए जितना 50-60% जरूरी है वो सारे क्वेश्चंस नॉर्मल है। इसलिए अच्छे सेलेक्ट करके क्वेश्चंस अगर करेंगे और थोड़ा दिमाग माइंडसेट बना के जाएंगे कि हमको इजियर वाले क्वेश्चन सेलेक्ट करके पहले करने हैं, ठीक है, डिफिकल्ट लग रहा है उसको करेंगे बाद में। तो आपको एक सेक्शन में अगर 7 या 8 सवाल हैं या 6 सवाल हैं, तो 6 में से 3 या 4 इजी मिलेंगे या ऐसे मिलेंगे जिस तरह के सवाल आपने सॉल्व करके देखे। डिफिकल्टी लेवल एडवांस में इसलिए भी ज्यादा होता है कि उनमें मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन वाले क्वेश्चंस आते हैं, तो एक ऑप्शन गलत होने पर भी नेगेटिव मार्किंग हो सकती है, इसलिए थोड़ा ज्यादा केयरफुली करना पड़ता है। अदरवाइज क्वेश्चंस इजी हैं, मतलब सवाल बहुत भयानक नहीं है। अच्छा, एक थोड़ा पोटेंशियल डिफरेंस का बात और समझ लेते हैं यहां पे। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको सिखाया कि एक कॉइल आपको कभी ऐसे दिखे जिसका सेल्फ इंडक्टेंस L है और उसमें करंट I आ जाए, और करंट I या तो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, तो ये एक ऐसा बैटरी बना देना है, इंडक्टर बैटरी है जिसका वैल्यू L di by dt है, तो इसका वैल्यू L di by dt, वैल्यू लिख रहे हैं, मॉड लगा दिया, L di by dt है। लेकिन मैंने ऐसा बैटरी क्यों बनाया, क्योंकि अगर करंट इंक्रीज होगा तो उसको डिक्रीज कराने के लिए बैटरी अपोजिट टर्मिनल पहले लगाएगा, और मतलब अपोजिट में धक्का देगा करंट को, उसको डिक्रीज कराने के लिए। तो अगर मान लो इस सवाल में अभी हम सॉल्व करेंगे, L di by dt ऐसे हो गया। अगर मान लीजिए किसी कॉइल में, तो अगर हम चल रहे यहां से यहां, इस पॉइंट को A लिखा, इसको B लिखा, तो मैं बोलूंगा B कम है A ज्यादा है, तो डेल्टा V का वैल्यू माइनस करंट I है लेकिन करंट डिक्रीज हो रहा है, तो ये एक सपोर्टिंग बैटरी की तरह काम करेगा। मतलब ये भी कहेगा कि मैं भी करंट आगे की तरफ भेजना चाहूंगा, क्योंकि करंट हम बाहर से डिक्रीज करा रहे हैं, तो ये बैटरी करंट इंक्रीज कराने के लिए अपना एफर्ट लगाएगा। तो ये करंट को हम डिक्रीज करा रहे हैं, लेकिन ये बैटरी ऐसा अपीयर होगा जैसे कि करंट को प्रमोट करने वाला बैटरी है। तो आप ये मत सोचना सर अगर ऐसा है तो करंट घट क्यों रहा है, बैटरी तो करंट इधर ही बनाना चाहता, तो करंट घटेगा क्यों? क्योंकि बाहर के सर्किट में कुछ और लगा है जिससे हम इस करंट को एक्सटर्नली डिक्रीज कर रहे हैं, और इस कॉइल में जैसे ही करंट डिक्रीज होगा ये कॉइल नाराज होकर बैटरी बन जाएगा। तो किसी भी कॉइल को आपको बैटरी की तरह इमेजिन करना है। मान लो यहां पॉइंट ए है, यहां बी है, और हम इधर जा रहे हैं, हम ए से बी जा रहे हैं, तो आप कहेंगे भाई ए लोअर पोटेंशियल लग रहा है और बी हायर, तो डेल्टा वी का वैल्यू हो जाएगा प्लस L di by dt। इसमें माइनस साइन मत लगाना, ये तो सेम है, मतलब ये वैल्यू है और प्लस माइनस अलग से लगाना। चलिए एक एक करके, इसमें 3 पार्ट हैं वो करते हैं। पहले पार्ट में लिखा करंट 2 एम्पियर एंड इज कांस्टेंट। अगर करंट कांस्टेंट है तो ये बैटरी की तरह काम नहीं करेगा, तो 2 एम्पियर करंट ऐसे फ्लो करेगा। तो अगर मैं इस सर्किट को पहले वाले पार्ट के लिए सॉल्व करूं, तो पहले वाले पार्ट में इंडक्टर बैटरी नहीं है और ये ऐसा और ऐसा है। अब आप देखना यहां ये है I, यहां पे 2 एम्पियर करंट है। अब मुझे निकालना VA माइनस VB, तो मैंने ऐसे सोचा कि VA को 0 मान लेते हैं, तो जो भी VB का वैल्यू आएगा वो इसमें रख देंगे, VA को 0 रख देंगे और VB का वैल्यू रख देंगे, जो आंसर आएगा उसको लिख देंगे। ये 0 है तो ये पॉइंट भी 0 वोल्ट का है, क्योंकि यहां पर कोई बैटरी नहीं बनी। में कोई बैटरी क्यों नहीं बनी? क्योंकि करंट कांस्टेंट है तो बैटरी नहीं बनेगी। ये दिस इंडक्टर इज नॉट बिहेविंग एज बैटरी, यहां 0 है तो यहां भी 0 लिख दिया। फिर 5 वोल्ट का बैटरी लगा है, तो ये 0 से यहां गए, तो ये हायर पोटेंशियल है और ये लोअर पोटेंशियल है, बैटरी के टर्मिनल के हिसाब से दिख रहा है, तो यहां -5 लिख दिया। फिर करंट आगे जा रहा, करंट चलता हायर से लोअर, करंट का पोटेंशियल डिफरेंस होता है, करंट I का वैल्यू 2 एम्पियर है और रेजिस्टेंस का वैल्यू 2 ओम है, तो यहां पे जो पोटेंशियल डिफरेंस बन रहा है वो 4 वोल्ट का बन रहा है।
तो 4 वोल्ट ड्रॉप कर रहा है, मतलब ये हायर से लोअर, यहां से 4 वोल्ट और नीचे चले जाओ तो ये -9 वोल्ट का पॉइंट हो गया। अब मैं आंसर निकालने के लिए वीबी को -9 लिखता हूं और वीए को 0, तो वीए माइनस वीबी का आंसर आ गया 9 वोल्ट। ये हमारा पहला जवाब है, पहले सवाल का जवाब। वीबी का वैल्यू -9 है, यहां -9 किया तो आंसर +9 वोल्ट आ गया। इसको करते हैं, इसमें करंट इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग होने के लिए यहां करंट 1 एम्पियर गया और ये ऐसा अपोजिट बैटरी बन जाएगा। ये एक बैटरी हो गया और यहां पे एक रेजिस्टेंस। यहां पे जो एल डी आई बाई डी टी है, एल का वैल्यू 1 है और करंट का वैल्यू दिया है 1 एम्पियर, डी आई बाई डी टी का वैल्यू भी दिया 1। तो एल डी आई बाई डी टी का केवल मैग्नीट्यूड निकाले तो ये भी 1 है और वो भी 1 है, तो आंसर 1 वोल्ट आ गया। तो 1 वोल्ट का बैटरी ये, 5 वोल्ट का बैटरी ये और 4 वोल्ट का रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस। और तो मैंने 0 लिखा तो यहां -1 हो गया, -1 से 5 नीचे गए तो -6 हो गया, -6 से 4 नीचे गए तो -10 हो गया। तो वीए माइनस वी का वैल्यू 10 वोल्ट आ जाए। थर्ड पार्ट को सॉल्व करें तो डिक्रीजिंग एट ए रेट है, यानी ये वाला जो बैटरी है ये करंट के सपोर्ट में काम करेगा। करंट 1 एम्पियर है, के सपोर्ट में 1 वोल्ट का बैटरी लगा दिया, 1 एम्पियर पर सेकंड से ही चेंज हो रहा है। और ये 5 वोल्ट का बैटरी यहां लगा है, फिर ये रेजिस्टेंस 4 वोल्ट का और है। तो यहां 1 वोल्ट का बैटरी अप करेंगे तो ये 0 लिख दिया अगर इसको, तो यहां +1 हो गया। +1 से 5 वोल्ट नीचे चले गए तो -4 वोल्ट हो गया। 4 वोल्ट से 4 वोल्ट और नीचे चले गए क्योंकि करंट आगे चल रहा, करंट चलता हायर से लोअर। हाँ, करंट चलता है हायर से लोअर, तो हायर तो -4 हायर है तो उससे भी 4 वोल्ट लोअर, मतलब -8। तो वी ए माइनस वीबी का वैल्यू 8 वोल्ट आ जाएगा। आंसर है, गचर पचर में लिख दिया, आप थोड़ा समझ जाइए। एक बार और ट्राई करते, कई बच्चे कह रहे नहीं समझ में आया, मैं फिर से कोशिश करता हूं। मान लीजिए एक इंडक्टर है जिसके सेल्फ इंडक्टेंस का वैल्यू 5 हेनरी है। मान लो इस इंडक्टर में करंट का वैल्यू चेंज हो रहा है 2 एम्पियर पर सेकेंड से इंक्रीज हो रहा है। तो ये अगर इंक्रीज होगा तो ये एक ऐसा बैटरी बनेगा जो करंट के फ्लो को अपोज करे। तो अगर करंट आ रहा है राइट में और ये इंडक्टर एक ऐसा बैटरी है जो करंट को अपोज करे, तो इसका पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी के अपोजिट डायरेक्शन में, यानी करंट के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। अगर आप इस बैटरी से पूछो तुम करंट किधर फ्लो कराना चाहते हो, तो ये बैटरी बोलेगा हम करंट लेफ्ट में फ्लो कराना चाहते हैं, मतलब इस लेफ्ट वाले वायर में पॉजिटिव करंट, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो बैटरी करंट के अपोजिट सेंस में लगा दिया। अब कोई पॉइंट, मुझे किसी ने पूछा कि .1 और .2 के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। तो जैसे किरचॉफ्स लॉ करते थे या ओम्स लॉ पढ़ते थे पहले, वैसे ही यहां पे एक रूल बन गया कि पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू इज एल डी आई बाई डी टी। अब इसका वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। एल का वैल्यू है 5, डी आई बाई डी टी का वैल्यू है 2, आंसर आया 10 वोल्ट। लेकिन ऐसे सोचो तो कौन हायर पोटेंशियल है। अगर आपको पूछा V2 माइनस V1 का वैल्यू बताओ, तो इस बैटरी के हिसाब से ये टर्मिनल हायर है, ये लोअर है। तो आप कहेंगे अगर हम ये राइट की तरफ चल रहे हैं तो हायर से लोअर की तरफ चल रहे हैं। तो अगर इस V1 वाले पॉइंट को देखें तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल, मान लो V1 को मैंने 0 लिख दिया तो V2 का वैल्यू हो जाएगा यहां से 10 वोल्ट डाउन, -10 वोल्ट। V2 की जगह -10 लिख दिया और V1 की जगह 0, आंसर आया -।
अगर करंट इंक्रीज की जगह डिक्रीज कर रहा होता तो उल्टा बैटरी बोल देना है। बस ऐसे बैटरी बना दो और फिर बैटरी के हिसाब से सॉल्व करो। ये होमवर्क है भाई, एक बार ट्राई करना। मैं एक एक करके आपको कुछ इंडक्टर सर्किट्स दिखाता हूं। जैसे कि मान लीजिए एक इंडक्टर को हमने एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया और बैटरी कनेक्ट करने से पहले ये स्विच ओपन था, बैटरी ई ईएमएफ की है, इंडक्टर एल है, करंट सर्किट में 0 है और स्विच एस इज क्लोज्ड एट टी इक्वल टू 0। इस सर्किट में कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो ये एलआर सर्किट नहीं है, केवल एक बैटरी है और एक इंडक्टर है। केवल एक बैटरी है और एक इंडक्टर है। हमने कहा जैसे ही स्विच गिराएंगे वैसे ही यहां से कोई करंट मान लो चलेगा। मान लो कोई करंट चल रहा है, किसी भी टी टाइम में कोई करंट चल रहा है, वही करंट इसमें जाएगा। शुरुआत में तो कोई करंट है नहीं, इसका मतलब करंट इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? आप कहेंगे इंक्रीज हो रहा है। तो एक ऐसा सर्किट दिखेगा जिसमें एक बैटरी यहां और एक बैटरी यहां है। क्योंकि सर्किट में दो ही बैटरी है तो इन दोनों बैटरी के वोल्टेज का सम 0 होगा। तो इस बैटरी का वैल्यू जो एल डी आई बाई डी टी है का वैल्यू और ई का वैल्यू सेम होगा। तो ई इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। क्योंकि करंट इंक्रीज हो रहा है इसलिए डी आई बाई डी टी पॉजिटिव है, इसलिए मॉड हटाने पर भी एल डी आई बाई डी टी, चलो मॉड के साथ लिख देते हैं, क्योंकि करंट इंक्रीज करता है तो डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है। अगर डेरिवेटिव पॉजिटिव होता तो मॉड लगाने से और हटाने से कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये पॉजिटिव है। तो ई इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी कर दिया। अब डी टी ऊपर भेज दिया तो डी आई का वैल्यू आया बाई एल। दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दिया, करंट का वैल्यू 0 से आई, टाइम का वैल्यू 0 से टी, तो करंट का वैल्यू हो गया ई बाई एल। ये करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ गया। अगर इसका ग्राफ बनाए इसका ग्राफ बनाए तो करंट का ग्राफ टाइम के साथ ऐसे लीनियरली बढ़ता हुआ दिख रहा है। रेडिएशन का लेक्चर बोल रहे हैं नहीं आ रहा है, रेडिएशन का लेक्चर भेज देता हूं भाई। लेकिन रेडिएशन आपने पढ़ा हुआ इसलिए मैंने नहीं भेजा शायद। तो अभी हम जो सर्किट करेंगे उन सारे सर्किट्स में इसी तरह का एक सिचुएशन डिराइव करने की कोशिश करेंगे। किस तरह का? करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। हम ये चेक करेंगे कि सर्किट में टाइम के साथ करंट का वैल्यू किस तरीके से चेंज हो रहा है। इस सर्किट में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, दो ही लोग हैं, एक बैटरी और एक इंडक्टर। इंडक्टर का वोल्टेज का फॉर्मूला एल डी आई बाई डी टी होता है और बैटरी का वोल्टेज ईएमएफ ई के साथ दिया हुआ है। तो हमने E इज इक्वल टू एल, दो ही लोग है ना, रेजिस्टेंस है नहीं, दो ही लोग है, तो दोनों का एक साथ लिख दिया। E इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, यहां पे डी आई बाई डी टी रख के इंटीग्रेट कर दिया तो E इज इक्वल आई इज इक्वल टू ई बाई एल इंटू टी आ गया, लीनियरली बढ़ता हुआ फंक्शन। तो हर सवाल में आगे करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम या टाइम के साथ सर्किट में कैसा चेंज दिख रहा है वही करना है। अब एक सवाल और करते हैं। इसमें हमने एल आर सर्किट की बात करनी। पहले सिंपलर सर्किट एल आर सर्किट करेंगे। एक इंडक्टर, एक रजिस्टर और एक बैटरी को लगा के स्विच लगा दिया, इंडक्टर रजिस्टर। सर्किट में कोई करंट नहीं है
और t इक्वल टू 0 पे स्विच क्लोज कर दिया है। स्विच क्लोज करने पर इंडक्टर अपने थ्रू फ्लक्स सडनली चेंज नहीं होने देना चाहता, तो नेट फ्लक्स थ्रू इंडक्टर does not change suddenly। ये रूल याद रखना है। देखो इंडक्टर किस चीज का अपोज करता है? इंडक्टर फ्लक्स चेंज का अपोज करता है। अगर इंडक्टर नहीं होता तो स्विच क्लोज करने पर इस बैटरी से सडनली करंट E बाई आर फ्लो करने लगता। मैं एक बार फिर आपको बताता हूं। मान लीजिए सर्किट में एक रेजिस्टेंस है और एक बैटरी है और स्विच ओपन है। अगर बैटरी 10 वोल्ट का है, रेजिस्टेंस 5 ओम का है, मैं कहता हूं स्विच ओपन है, कितना करंट है सर्किट में? आप कहेंगे जी करंट सर्किट में 0 है जब स्विच ओपन है। फिर मैंने कहा स्विच अब क्लोज कर दिया। तुमने कहा कब क्लोज किया? मैंने बोला t इज इक्वल टू 0 पे जस्ट क्लोज किया। तो जैसे ही क्लोज किया सर्किट में करंट कितना हो गया? आप कहेंगे जी ये पूरा 10 वोल्ट इसको मिल जाएगा तो सर्किट में करंट 2 एंपियर हो जाएगा। तो जैसे ही स्विच क्लोज करेंगे वैसे ही करंट 0 से बदल के 2 एंपियर हो जाएगा इमीडिएटली। मतलब कि उसके बाद आप कितनी भी देर वेट करें, करंट का वैल्यू 2 एंपियर ही फ्लो होता रहेगा। अगर सर्किट को क्लोज कर दिया तो सडनली करंट 2 एंपियर और फिर कांस्टेंट करंट 2 एंपियर फ्लो होता रहेगा। जब तक बैटरी डिस्चार्ज नहीं होती करंट 2 एंपियर ही फ्लो होता रहेगा। यह होता है बिना इंडक्टर का सर्किट। लेकिन जब इंडक्टर हमने सर्किट में लगा दिया तो जैसे ही स्विच क्लोज करेंगे वैसे ही करंट बैटरी पुश करेगा। बैटरी कहेगा करंट ले लो, रेजिस्टेंस कहेगा करंट दे दो, बैटरी कहेगा करंट ले लो। लेकिन जैसे ही करंट जाता है तो इंडक्टर के थ्रू जैसे करंट चेंज होगा, इंडक्टर का सेल्फ इंडक्टेंस उस करंट के चेंज को अपोज करेगा। तो बैटरी चाहता है करंट बढ़ जाए, इंडक्टर चाहता है करंट को बढ़ने से रोकना। तो इंडक्टर एक अपोजिट बैटरी बनेगा और इस बैटरी को कैंसिल करने की कोशिश करेगा। अब अगर यह इंडक्टर बैटरी बन रहा है और इस करंट को कैंसिल करने की कोशिश कर रहा है तो यह इंडक्टर एक फाइनाइट बैटरी है। फाइनाइट बैटरी का मतलब है ये कभी भी इनफाइनाइट वोल्टेज के बैटरी की तरह काम नहीं करता। तो इनफाइनाइट बैटरी की तरह काम नहीं करता, इसका मतलब है इसका जो di बाई dt है वो एक नॉर्मल नंबर है। अब एक नॉर्मल नंबर का di बाई dt अगर इसमें होगा तो L di बाई dt एक फाइनाइट वैल्यू होगा। ठीक है, फाइनाइट वैल्यू होने से करंट सडनली चेंज नहीं हो सकता। मतलब जब स्विच ओपन था तब करंट 0 था। अगर स्विच क्लोज किया तो इनिशियल करंट 0 से ही स्टार्ट होगा और ग्रेजुअली इंक्रीज होगा। अगर आप कह दें सर हो सकता है इसमें करंट 0 है था और स्विच क्लोज करते ही करंट 1 एंपियर हो गया, यहां से स्टार्ट हुआ हो। देखो सर उसके बाद भी तो बढ़ सकता है, इसको 2 एंपियर तक बनाने के लिए 1 से बढ़े, हो सकता है 0 से 1। अगर 0 से 1 बढ़ रहा है करंट, इसका मतलब है di बाई dt अनडिफाइंड हो गया या इनफाइनाइट हो गया। सडनली करंट चेंज होना अलाउड क्यों नहीं है? क्योंकि सडनली करंट से आपको पता चल रहा है अगर आज तार कुछ ढीला हो गया भाई। हाँ मिल गया। अगर सडनली करंट चेंज करेंगे तो di बाई dt अनडिफाइंड हो जाएगा, ग्राफ ब्रेक हो जाएगा। और di बाई dt अनडिफाइंड हो जाएगा तो अनडिफाइंड यानी इनफाइनाइट हो जाएगा, तो ये इनफाइनाइट वोल्ट का बैटरी बन जाएगा। इनफाइनाइट वोल्ट का बैटरी करंट फ्लो ही क्यों होने देगा? ये अगर 10 वोल्ट का बैटरी और ये बहुत ही बड़ा बैटरी है, ये ऑलमोस्ट ऐसा वर्टिकल ग्राफ मार रहा है, तो इनफाइनाइट वोल्ट का बैटरी है तो करंट फ्लो ही नहीं होने देगा। तो आप जो सोच रहे हैं वो होगा ही नहीं। कहने का मतलब ये है, पहला रूल आपको ये याद रखना है, इंडक्टर के सर्किट में करंट सडनली चेंज नहीं हो सकता या फ्लक्स चेंज नहीं हो सकता। नेट फ्लक्स थ्रू इंडक्टर डज नॉट चेंज सडनली। अब स्विच क्लोज करेंगे तो मुझे कैसे पता चला कि फंक्शन 0 से ही बढ़ेगा धीरे धीरे? क्योंकि di बाई dt हमेशा फाइनाइट रहना है। चलिए तो मैंने ऐसे बोला कि यहां पे 2 बैटरी हैं, एक बैटरी बना इंडक्टर का, इसका नाम है L di बाई dt,
और एक रेजिस्टेंस वाला एक रेजिस्टेंस है, इसका वोल्टेज है IR, और एक बैटरी है ये EMF। समझ लो कि सर्किट में करंट I हो गया और टाइम का वैल्यू T हो गया। बहुत आराम आराम से सीखना है, कोई हड़बड़ाना नहीं है। अगर मैं आपको कहूं मेरे पास एक सर्किट में दो बैटरीज हैं, तो आप कहेंगे ये दोनों बैटरी तो अपोजिट है, क्योंकि करंट इंक्रीज हो रहा है तो करंट इंक्रीज होने के अपोजिट लगेगा। तो नेट बैटरी कितने का हो जाएगा? आप कहेंगे ये E माइनस एल डी आई बाई डी टी हो जाएगा। नेट बैटरी इक्वल टू IR। ये इक्वेशन आपको बहुत आसानी से समझ जाएगा। ये इक्वेशन बिल्कुल वैसे ही बनाया। मान लो यहां पे 2 वोल्ट का बैटरी है और यहां पे 10 वोल्ट का बैटरी है, और मैं पूछूं बताओ इस रेजिस्टेंस में करंट कितना फ्लो करेगा? आप बोलेंगे 10 माइनस 2 यानी 8 वोल्ट का बैटरी इक्वल टू IR कर दो। वही करा, E माइनस एल डी आई बाई डी टी इक्वल टू IR। IR इधर भेजा, एल डी आई बाई डी टी, E माइनस IR इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। E माइनस IR नीचे, डी टी बाई एल ऊपर, डी बाई एल दूसरे साइड, डी आई अपॉन माइनस। इसको इंटीग्रेट कर दिया, कभी ब्रेक नहीं करना, यानी 0 से I और 0 से T। ऐसा इंटीग्रेट करेंगे तो T बाई एल इज माइनस 1 बाई R ln माइनस IR। माइनस R उधर भेज देंगे और इंटीग्रेशन को आगे बढ़ा देंगे। तो हमारा रिजल्ट यहीं पे करंट का आंसर E बाई R ब्रैकेट 1 माइनस E रेस्ट पावर माइनस RT। इसको हम बोलते ग्रोथ सर्किट। इसमें RT बाई एल तो लगा है टाइम के साथ, RT बाई एल का उल्टा L बाई R इज कॉल्ड टाइम कांस्टेंट। और टाइम कांस्टेंट बिल्कुल RC सर्किट में जो RC का वैल्यू था तरह ही होता टाइम कांस्टेंट। क्योंकि सडनली फ्लक्स चेंज नहीं होना और इंडक्टर फिक्स है, इसलिए सडनली करंट भी चेंज नहीं होना। तो ग्राफ इनिशियल 0 से ही स्टार्ट होगा और ग्रेजुअली बढ़ के E बाई आर यानी कि चलेगा। ये वाला सर्किट है, इसको हम ग्रोथ सर्किट कह रहे हैं। ग्रोथ सर्किट। ग्रोथ सर्किट में हम करंट टाइम के साथ ग्रो होते हुए देखेंगे। करंट ग्रोज विद टाइम, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे करंट सर्किट में इंक्रीज हो रहा है। इस सर्किट में करंट का जो फंक्शन है टाइम के साथ, वो ऐसे बढ़ते बढ़ते बाद में कांस्टेंट, ये जो कांस्टेंट फाइनल वैल्यू है टर्मिनल वेलोसिटी की तरह E बाई आर मैक्सिमम कांस्टेंट। इसमें वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस का ग्राफ भी ऐसे बढ़ते बढ़ते E के बराबर हो जाए टाइम के साथ। इसमें वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर का ग्राफ पहले E था, बाद में घटते घटते 0 हो जाए। यानी कि शुरुआत में करंट कम है तो करंट ज्यादा बढ़ना चाहता है, तो बैटरी भी स्ट्रॉन्गर, मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ भी ज्यादा बनेगा और ज्यादा रोकेगा, करंट को ज्यादा रोकने की कोशिश करेगा। जैसे जैसे करंट कांस्टेंट होने लगेगा वैसे वैसे इंडक्टर में चेंज इन फ्लक्स भी खत्म होने लगेगा, वैसे वैसे ये सर्किट में करंट दिख। तो आप थोड़ा इमेजिन करोगे तो हो जाएगा आपसे। ये इंडक्टर अपने थ्रू चेंज इन करंट को अपोज करने के लिए एक बैटरी बन रहा है। शुरुआत में यहां इसमें करंट 0 अगर है और मैक्सिमम E बाई आर का वैल्यू मान लो 10 एम्पियर है, यानी करंट अभी शुरुआत में 0 है और होना चाहता है 10 एम्पियर। तो देखो करंट का जो पॉसिबल डिफरेंस है वो ज्यादा है, ये 0 से 10 एम्पियर होना चाहता है, तो ये जितना ज्यादा चेंज होना चाहता है ये उतना भयंकर बैटरी बन रहा है और ये करंट को रोकने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जब ये करंट बढ़ते बढ़ते 2 एम्पियर हो जाएगा और मैक्सिमम वैल्यू 10 एम्पियर फ्लो होना है, तो करंट का जो डिफरेंस है वो केवल 8 एम्पियर रह गया। मतलब अब जो करंट को फर्दर चेंज होना वो उतना ज्यादा नहीं है, इसलिए ये बैटरी भी थोड़ा स्मॉल हो जाएगा
और नेट बैटरी के हिसाब से करंट फ्लो करने लगे। तो अगर हमने ये सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहे हैं उसमें जैसे जैसे करंट बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे करंट बढ़ता जाएगा, इसका डी बाई डी टी देखो, करंट करंट बढ़ता जा रहा है, करंट इंक्रीज कर रहा है, लेकिन डी बाई डी टी डिक्रीज कर रहा है। तो करंट इंक्रीज कर रहा है तो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर डिक्रीज कर रहा होगा। इंडक्टर के वोल्टेज का फॉर्मूला एल डी आई बाई डी टी। अगर आप इस ग्राफ को देखो तो पहले स्लोप ज्यादा है, बाद में स्लोप कम होता जा रहा है। तो ये वाले ग्राफ का जो वैल्यू है वो स्लोप ही है एल डी आई बाई डी टी, बाद में वैल्यू कम होता है। बिल्कुल ये वाला ग्राफ, ये चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर की तरह है, ग्रोथ ऑफ करंट। ग्रोथ ऑफ करंट का जो ग्राफ है ये चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर जब चार्ज होता है उसके की तरह है। चलिए आज के लिए इतना ही करेंगे, नेक्स्ट टाइम डिके सर्किट की बात करेंगे और सर्किट के सवाल करेंगे। आप लोग ज्यादा घबराइए मत, जब ये शुरू होता है तो इसमें मैथमेटिक्स है थोड़ी सी इन्वॉल्व, जो लोग पहले नहीं पढ़े हैं इसको उनको दिक्कत होती है। मतलब अगर पिछले साल आप किसी ने पढ़ा होगा तो उसको इतना चैलेंज नहीं आएगा, उसको आइडिया है ये कहां क्या क्या चल रहा है, लेकिन जो पहली बार पढ़ रहा है उसको दिक्कत होती है। बट नेक्स्ट टाइम हम लोग 10-15 सवाल क्लास में ही करेंगे, एलआर सर्किट को एब्जॉर्ब करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो जब बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे तो हमको दिखने लगेगा कि प्रोसेस कहां जा रहा है, बार बार वही चेंज हो रहा है बार बार। और अच्छे बुरे डिफिकल्ट इजी हर तरह का सवाल यहां पे कराऊंगा, फिर जनरल कुछ क्वेश्चंस आपको अच्छे डिफिकल्ट लेवल के भी भेजूंगा। नमस्कार।